दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक धुर्वे और आप देख रहे हैं 4DCHW। आइए गणित की श्रृंखला में हम और आगे बढ़ते हैं और हल करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन मैंने एक वीडियो बना दिया है, उसके लिए आप उस वाले वीडियो को इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। एक्चुअली हमको समझना ये है कि समांतर श्रेणियाँ होती क्या हैं। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा हिंदी रूप में आपको बताता हूँ। जैसे ये समांतर सम धन अंतर, ठीक, अंतर, ठीक, ये हो गया इसका संधि विच्छेदन। सम मतलब एक जैसा, सम का मतलब होता है एक जैसा, ठीक, और अंतर मतलब अंतर ही होता है ना। तो इसको आप कह सकते हैं एक जैसे अंतर वाला श्रेणी मतलब एक क्या बोलना चाहिए, श्रेणी मतलब एक के बाद एक क्रमानुगत आना चाहिए, उसको श्रेणी कहते हैं हम लोग। तो एक जैसा अंतर अगर इनमें पाया जाता है तो ये होती हैं आपकी समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक, अब ये इतना सारा बोलने में आपको भी दिक्कत होगी, हमको भी दिक्कत होगी, और जो भी बोलेगा उसको भी दिक्कत होगी, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म पे लिख देते हैं, अर्थमेटिक का ए और प्रोग्रेशन का पी। तो अब हम जहाँ पे भी समांतर श्रेणी बोलेंगे उसकी जगह में हम AP भी बोल सकते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में हम थोड़ी आगे चलते हैं। आगे मैं आपको समांतर श्रेणी का एक व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप बता देता हूँ। तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या फिर AP का व्यापक रूप, ठीक, ये होता है हमारा व्यापक रूप जो है। इसके लिए हमको पहला पद हमको हमेशा दिया रहता है, नहीं भी दिया रहेगा तो आप पता कर लेंगे। ठीक, A, दूसरा पद होता है A प्लस D, फिर इसके बाद में A प्लस 2D, फिर इसके बाद में तीसरा पद आ जाता है हमारा A प्लस 3D, अप टू डैश 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 डैश, ये श्रृंखला। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि A क्या होता है और D क्या होता है। अब हमको A भी समझना है, D भी समझना है। अब A क्या होता है, D क्या होता है, वो बता देता हूँ आपको जैसे कोई संख्या दी रहेगी, जैसे कि 15, ठीक, फिर उसके बाद में एक श्रेणी बना दे रहा हूँ मैं, 18, फिर 21, फिर उसके बाद में 24, फिर उसके बाद में 27, अप टू डैश डैश। ठीक, थोड़ी ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें। ठीक, इसमें ये जो है, ये जो पद हैं, टर्म भी बोलते हैं हम इनको इंग्लिश में, ये पद कहलाते हैं आपके A। ठीक, जैसे इसको A1 का नाम दे देंगे, ये सबको हम क्या बोलते हैं, A, इसको A2 स्मॉल वाला, इसको A3, इसको A4, इसको A5। ठीक, समझ में आया कि A क्या होता है। हमको श्रेणी के जो पद हैं उनको हम A से प्रदर्शित करते हैं। अब D क्या होता है, D क्या होता है, अब D होता है, D को हम बोलते हैं सार्वअंतर। ठीक, इसको बोलते हैं सार्वअंतर। अब सार्वअंतर का होता है भैया, सार्वअंतर मैं आपको बता देता हूँ। D के बराबर से सूत्र होता है, एक सूत्र होता है, वो होता है A2 माइनस A1। अब यहाँ पे देखिए, इसी से बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो क्या हो जाएगा, A2 का मान 18, A1 का मान माइनस A1 का मान 15 बराबर से 3। ये है D की वैल्यू। कहने का मतलब ये कि पहले पद और द्वितीय पद के बीच के डिस्टेंस को या उनके बीच में जो अंतर है उसे सार्वअंतर कहते हैं, और सार्वअंतर को D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखें, वीडियो को स्किप करके ना देखें, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। चलो, तो ये आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मैं आपको ज़्यादा फार्मूले अभी नहीं बताऊंगा, जब जहाँ जो फार्मूले लगते हैं उस स्थिति में मैं आपको फार्मूले बताते जाऊंगा। चलिए आगे करते हैं हल। सारी बातों को समझने के बाद में अब आप रेडी हो जाएं, पेन कॉपी लेके मेरे साथ एक बार प्रैक्टिस करें। लाइफ टाइम आप भूल नहीं पाएंगे इस विधि को। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देके इसको देख लेते हैं। प्रश्नावली 5.1 है, क्लास 10th के लिए हम लोग ये सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, इसमें कहा है हमको, प्रश्न इसका कुछ और दिया है, मैंने उसको लिखा नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि प्रश्न कहा है निम्नलिखित स्थितियाँ। इसमें 4 स्थितियाँ हैं, ये पहली स्थिति है। ठीक, ये पहला प्रश्न है। तो निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है। मतलब ये जो प्रश्न है इसमें से कौन से वाले को हम हल करेंगे तो ये हमको समांतर श्रेणी के रूप में प्राप्त होंगी। ठीक, AP मतलब समांतर श्रेणी। ठीक, इसी के अंतर्गत हमको पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। अब जैसे मान लेते हैं राम भोपाल जाता है। कहाँ जाता है, राम भोपाल जाता है। अब भोपाल जाता है तो एक टैक्सी मिलती है उसको। ठीक,
अब वो एक स्टैंड पे खड़ा होता है और वहाँ से वो एक टैक्सी लेता है और ये सीधी रोड है, ठीक। अब वो टैक्सी वाले से बोलता है कि भाई साहब मेरा एक रिश्तेदार इसी रोड में रहता है, अब मैं देख के बता दूंगा आपको कि कितनी दूरी में रहता है करके। टैक्सी वाले ने बोला ठीक है भैया चलते हैं हम, आप पहले किलोमीटर के लिए आपको किराया जो है वो 15 रुपये लगेगा। मतलब अगर आप मेरी गाड़ी में बैठते हैं और 1 किलोमीटर चलते हैं, है ना, 1 किलोमीटर चलते हैं आप, तो उस स्थिति में आपको 15 रुपये देना होगा। राम ने बोला ठीक है भैया मगर 1 किलोमीटर ज़्यादा होगा। तो टैक्सी वाले ने बोला भैया अगर आप 1 किलोमीटर से ज़्यादा चलेंगे, 2 किलोमीटर चलेंगे, उस स्थिति में आपको 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से देना होगा, ठीक। तो टैक्सी वाला यहाँ से चलता है राम के साथ में और यहाँ तक जाता है, 15 रुपये दे देता है। इसके बाद में यहाँ तक उसका 15 रुपये किराया कंप्लीट हो जाता है। बोले राम ने बोला कि भैया मेरे को थोड़ी और आगे लेके चलें, दूसरे किलोमीटर तक जाता है, तो इसका 8 रुपये चार्ज। फिर उसके बाद बोले राम कि नहीं भैया मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मगर है यही रोड, आप आगे चलें, और आगे चले जाते हैं, फिर 8 रुपये, फिर यहाँ से और आगे है, ठीक। तो ऐसे करके वो आगे चले जाता है, तो यहाँ से यहाँ तक फिर 8 रुपये। अब उसको उसका रिश्तेदार मिल जाता है। जब रिश्तेदार मिल जाता है तो उस स्थिति में अब उन्हें टैक्सी वाले को कितने पैसे दिए होंगे, ये प्लस ये, और इन दोनों का प्लस ये, फिर इन दोनों का ये, ठीक। ये इसका प्लस हुआ इसके साथ, और फिर जो प्लस हुआ वो इसके साथ जो प्लस हुआ इसके साथ, ऐसे करके निकालेंगे ना, ठीक। यहाँ तक इन्हें 15 रुपये दे दिया, यहाँ तक गया, ठीक। यहाँ से यहाँ तक इन्हें 15 रुपये दे दिया और यहाँ से यहाँ तक गया तो इन्हें 8 रुपये दे दिया, तो इसमें ये जुड़ जाएगा, फिर इसमें ये 8 रुपये ये जुड़ जाएगा। देखिए अब इसको हम गणितीय रूप में कैसे हल करते हैं, ये तो था हमारे एक सिंपल से समझने के लिए, ठीक। अब इसको हम समझते हैं, करते हैं हल, ठीक। प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया मतलब इसको हम ए कह देते हैं। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है भैया, 15 रुपये। फिर इसीलिए दूसरे किलोमीटर का किराया, ये A1 बोलेंगे इसको, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा दूसरे किलोमीटर के लिए, 15 में आप 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 23। समझ में आ रही बात। ऐसे ही तीसरे किलोमीटर के लिए किराया A2 है, ठीक। तो अब ये इसमें भी 8 रुपये जोड़ देंगे, 23 में भी 8 रुपये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 23 और 8 31, ठीक। अब फिर से चौथे किलोमीटर के लिए किराया A3, ठीक। तो 31 में हम फिर से 8 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 39, ठीक। अब हमको बनाना है इसकी श्रेणी, ठीक। कैसे, अब जैसे मैंने आपको बताया था कि राम यहाँ तक चला तो 15 रुपये लग गया, फिर इसके बाद में यहाँ तक चला तो 8 रुपये फिर लग गया, फिर यहाँ तक चला तो 8 रुपये लग गया, फिर यहाँ तक चला तो 8 रुपये लग गया। चलिए अब इसकी बना लेते हैं श्रेणी। यहाँ तक चला तो उसे 15 रुपये देना था, यहाँ तक चलेगा तो उसे 15 और 8 23 रुपये देना था। देखिए बहुत आसान, यहाँ तक चलेगा यहाँ तक तो 31 रुपये और यहाँ तक चलेगा तो 39 रुपये, ठीक। समझ में, तो ऐसे हम बना लेते हैं श्रेणी, ठीक। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं श्रेणी। अतः श्रेणी क्या बनी आपकी, श्रेणी क्या बनी आपकी, 15 फिर 23 फिर 31 और फिर 39, ठीक। अब इनको चेक कर लेते हैं, अगर इनमें सार्वंतर समान है मतलब डी समान है तो उस स्थिति में ये AP में है या फिर समानांतर श्रेणी में है, ठीक। इसको अप टू डैश डैश ये जितना चलते जाएगा इतना चलते रहेगा, ठीक। तो डी, ठीक, ये है सूत्र, ठीक। डी के बराबर से क्या होता है भैया, A1 माइनस A, या फिर इसको आप हिंदी में लिखना चाहें तो मैं बता देता हूँ, सार्व अंतर के बराबर से होता है द्वितीय पद ऋण प्रथम पद, ठीक। ये होता है हमारा सार्व। इसको लिखते हैं गणितीय रूप में, सार्व अंतर को हम प्रदर्शित करते हैं डी से। दूसरा पद है हमारा A1 माइनस A2, वो सॉरी प्रथम पद है हमारा A। ये डी का मान जो है, ए जो है, ए का मान जो है, A1 का मान जो है वो है 23 माइनस 15, ए का मान है 15 बराबर से 8। इसके बाद में D1 का मान, D1 का मान क्या है भैया हमारा, ऐसे ही अब ये हो जाएगा हमारा A2 माइनस A1, ठीक।
तो A2 का मान क्या है हमारा भैया, A2 का मान है 31 माइनस 23 8। ठीक है, अब D2 का मान क्या है हमारा, तो D2 के लिए होगा हमारा A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारा 39 माइनस 31, ये भी 8। अब श्रेणी जो है, मैं आपको ये विधि कोशिश कर रहा हूँ कितनी आसान कर दूँ करके, पर आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, है ना। वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको दिक्कत होगी, आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है करके, पर मैंने आपको ये मेथड ऐसी बताई है कि अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ आप पेन कॉपी से हल करते रहेंगे या फिर आप मेरे साथ में ही आप नोट करते रहेंगे, तो आपको एक बार में ही ये क्लियर हो जाएगा कि ये बहुत आसान है करके। ठीक, अब अगर ये श्रेणी में है, अगर ये समांतर श्रेणी में है ना, यदि दिया गया पद या प्राप्त पद लिख देता हूँ मैं अभी, मैं D के बराबर से D1 और इसके बराबर से D2, मतलब ये सब आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो क्या होता है, श्रेणी जो है संख्याओं की, है ना, वह AP होती है। ठीक, याद रखनी है ये वाली बात, ये आंसर नहीं है, ये मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, यदि प्राप्त पद में D के बराबर से D1 और D1 के बराबर से D2 होता है तो वह श्रेणी AP होती है। ठीक, तो अब ये श्रेणी होगी हमारी AP होती है करके। अब हम देखें कि सही में D1 के बराबर D के बराबर D1 है कि नहीं, ये D का मान है, ये D1 का मान है और ये D2 का मान है। ठीक, तो ये तीनों आपस में बराबर है, 8 8 8। ठीक, तो ये अतः प्राप्त श्रेणी का सर्व अंतर समान है, इसीलिए प्राप्त श्रेणी AP है। ये है आपका पहला प्रश्न, एक बार इसको देख लीजिए, है ना, इसका कंप्लीट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, कहीं कोई दिक्कत ना हो आपको। ठीक, हमारे पास में ये कैमरा थोड़ा सा मूव करते रहता है तो हो सकता है वीडियो क्वालिटी दिक्कत करे आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न है अब हमारे पास में इस वाली प्रश्नावली का कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार में बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। चलिए मान लेते हैं इसके लिए, है ना, हवा की हमको कुल मात्रा नहीं बताया है इसने। अब मान लीजिए आपके पास में एक बेलन है, ठीक, इसमें आपका लगा हुआ है एक पंप, आपने यहाँ से प्रेस किया, यहाँ से कहीं से निकलने की जगह है, जैसे प्रेस करते हैं तो इसमें जितनी भी हवा भरी है उस हवा का 1/4 निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें 12 हवा भरी है ना, तो अब 1/4 कितना निकाल देगा, 1/4, 4 कम 4 4, तो ये इतनी हवा बाहर निकाल देगा। ठीक, अगर इसमें 12 लीटर हवा भरी है तो ये निकाल देगा कितनी, 3 लीटर बाहर। ठीक, तो अभी हमको ऐसे मात्रा नहीं दिखा है इसलिए हम लोग कुछ मान लेते हैं। ठीक, मान के करना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि माना कि बेलन में 12 लीटर हवा है और ये 12 लीटर जो है ये ही A है। ठीक, अभी इसको मैं आपको बाद में बताते रहूँगा। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखें, स्किप न करें। ठीक, इसीलिए प्रथम बाहर पंप करने पर शेष हवा, अब पहली बार इसको अगर पंप करेंगे हम तो कितनी हवा निकल जाएगी, इसकी हवा निकलेगी इसकी 12 का 1/4 भाग जो है वो निकल जाएगी, मतलब 3, है ना। ठीक, समझ में आई बात। तो ये जो है क्या हो जाएगा, 12 में से 3 लीटर हवा बाहर निकल गई, मतलब कितनी बची अब 8। ठीक, अब ऐसे ही दूसरी बार, अब उस वाले सिलेंडर में जो है, जो सिलेंडर मैंने आपको बना के बताया था, इस वाले सिलेंडर में अब कितनी हवा बची है, 8, 12 थी, अब उसका 1/4 निकल गई तो 8 बची। अब दूसरी बार पंप करने पर शेष हवा, अब ठीक है भैया, अभी 12 का था, अब 8 का हो जाएगा, 8 गुणित 1/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 2। ठीक, अब यहाँ पे 8 में से कितना कम हो जाएगा भैया हमारा, 2 कम और हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 6। फिर एक बार और पंप कर लेते हैं भैया। तीसरी बार पंप करने पर शेष हवा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, ये बचा 6, अब यहाँ पे 8 से 6 हो गई, अब 6 हो गई, तो अब 6 का 1/4,
ठीक, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका, 6 में से 1.5 हवा निकल गई कितनी, बाहर आपकी। ठीक, तो यहाँ कितना बचा आपका, यहाँ कितना बचा आपका 4.5। ठीक, तो अब मैंने आपको बताया था ये A का मान है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। ठीक, अब ये A1, A2 और A3 है ना। अतः श्रेणी, अब श्रेणी क्या बन जाएगी आपकी, श्रेणी क्या बन जाएगी आपकी, A मतलब A, फिर A1, फिर A2, फिर A3 अप टू डैश डैश, ऐसे करके आपकी श्रेणी है। 4 पद तक काम रहता है। ठीक, तो A क्या है हमारे पास में 12, फिर उसके बाद में है A1 8, फिर उसके बाद में है हमारे पास में 6, फिर उसके बाद में है हमारे पास में 4.5 A3 का मान। ठीक, अब देख लेते हैं इनका सारवांतर, क्या देख लेते हैं सारवांतर। ठीक, D के बराबर से A1 माइनस A, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। A का मान कितना है, आप A1 का मान कितना है आपका 8। ठीक, A1 का मान आपका है 8 और A का मान है आपका 12, तो ऋण 4। अब ऐसे ही D1 का मान निकाल लेते हैं हम, तो अब ये हो जाएगा D1 का मान A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है आपका, सॉरी हाँ, A2 का मान है आपका 6 और A1 का मान है 8। यहाँ पे क्या आ गया आपका ऋण का 2। अब D3 के बराबर से क्या हो जा रहा है आपका, D3 के बराबर से आपका हो जाएगा, ओ सॉरी D2 के बराबर से आपका हो जाएगा A3 माइनस A2। ठीक, A3 है आपका 4.5 माइनस क्या आपका A2 6 बराबर से माइनस 1.5। अतः D बराबर नहीं है D1 के और D1 बराबर नहीं है D2 के, है ना। तो हमें जो श्रेणी प्राप्त हुई है वह AP नहीं है। अतः प्राप्त श्रेणी AP या समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, ठीक, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तभी तो आप यहाँ तक लगे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें ना करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मगर आप इसको ध्यान से देखें, अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। ठीक, अब चलते हैं हम हमारे इसी प्रश्नावली के अगले प्रश्न की तरफ में। इसी प्रश्नावली का ये तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, मतलब कोई कुआं खुद रहा था, कुआं समझते आप नहीं समझते होंगे तो आप एक गड्ढा भी मान सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि आप में से 90% लोग जो है, 90% लोग जो हैं वो कुआं समझते हैं। ठीक, एक कुआं है, मान लीजिए ये, जैसे ये, ठीक, ये आपका बन गया कुआं। ठीक, कुआं की चल रही है खुदाई, यहाँ से यहाँ तक है ये। ठीक, कितना 1 मीटर, इसमें आपको खुदाने में कितनी लागत आई 150 रुपये। ठीक, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है 150 रुपये। ठीक, 150 रुपये, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये, यहाँ तक 150 रुपये। अब इसके बाद में ये दूसरा मीटर है, मान लीजिए, छोटे बड़े हो सकते हैं। ठीक, इसमें 50 रुपये यहाँ तक खुदाने के लिए, है ना, इसी में प्लस हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये अगला, ठीक, यहाँ पे भी 50 रुपये, इन दोनों के प्लस में भी ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में और नीचे तक जाना है, इसका भी 50 रुपये, ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक, अगर आपको कुआं खुदवाना है तो यहाँ से यहाँ तक आप खुदा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की लागत आपकी 150 रुपये है। और अगर आपको यहाँ से यहाँ तक कुआं खुदवाना है तो इसकी लागत हो जाएगी आपकी 150 और ये 50, ऐसे करके 200 रुपये। ठीक, और अगर आपको यहाँ से भी यहाँ तक खुदवाना है 3 मीटर तो ये फिर 50 रुपये लग जाएगा ये, तो 200 में भी 50 और बढ़ जाएगा भैया, 250 हो जाएगा। फिर यहाँ से भी आपको यहाँ तक खुदाना है, ठीक, तो आपकी फिर बढ़ जाएगी, तो 250 में फिर से 50 और बढ़ जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा। ठीक, ये सही मायने में ये सीरीज ही है, ये सीरीज ही है, मतलब एक श्रेणी ही है और यही वो है ना। पर इसको करते हैं हम गणितीय रूप में हल। ठीक, इसको गणितीय रूप में हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, प्रथम मीटर कुआं की खुदाई
की लागत, ठीक, लागत आपके पद होंगे, है ना। तो ये मतलब ए के बराबर से 150, ठीक। अब द्वितीय मीटर कुआं की खुदाई की लागत, ठीक, ये हो जाएगा आपका A2, और A2 के बराबर से होता है आप A1 के बराबर से होता है आपका पुराना प्लस नया, मतलब आप 150 प्लस में 50 कर देंगे तो ये हो जाएगा 200, ये है A2 का मान, है ना। अब तीसरे या तृतीय, ठीक, इसके लिए A2, ठीक, 200 में फिर से 50 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 250। चतुर्थ, ठीक, ये हो जाएगा आपका A3, 250 में फिर 50 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 300, ठीक। तो अब श्रेणी मिल जाती है हमको। तो अतः श्रेणी क्या होगी हमारी, पहला पद हमारा 150 का, है ना, 150, दूसरा पद है हमारा 200, तीसरा पद है हमारा 250, ठीक, पहला दूसरा तीसरा, और ये चौथा पद है हमारा 300। ऐसे करके श्रेणी हमारी आगे बढ़ती जाएगी, ठीक। अब सर्वांतर, डी के बराबर से होता है हमारा D1 माइनस डी, ठीक, सॉरी A1 माइनस ए, A1 माइनस ए, A1 की वैल्यू ये A है, ये A1 है, ये A2 है, और ये A3, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 200 में से 150 का मतलब 50, डी का मान 50 आ गया। D1, ठीक, A2 माइनस A1, इसके लिए हो गया हमारा क्या, A1 का मान है हमारा 200, नहीं सॉरी A2 का मान है हमारा 250 माइनस 200 बराबर से ये भी 50। D2 के बराबर से होता है हमारा A3 माइनस A2, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, A3 लिखा है हमारा 250 ऋण A2 A3 है हमारा 300 माइनस 250, ठीक। तो अब हमको क्या क्या मिल जा रही हैं भैया, ये वाला भी हमको 50 मिल रहा है, ये भी 50 मिल रहा है, ये भी 50 मिल रहा है, ठीक। अतः D बराबर है D1 के और D1 बराबर है D2 के। अतः आंसर लिख रहे हैं, अतः प्राप्त श्रेणी जो है AB है, ठीक। ये है आपका तीसरा सवाल, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत आसान है। अगर आपने वीडियो को स्किप करके नहीं देखा है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया है। चौथा सवाल भी ऐसे ही बहुत आसान है। चलो चलते हैं हम इस वाले प्रश्न के बाद में इसी प्रश्नावली के दूसरे वाले प्रश्न की ओर। है हमारा प्रश्नावली 5.1 से कि एक कोई खाता है, किसी ने कोई खाता खुलवाया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि का 8%, ठीक, मिश्रधन एक साल के लिए होता है, 10,000 की राशि का 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक। तो इसका A1 तो यही हो जाएगा। अब A2 के लिए कैसा करें, चलिए, ठीक, प्रथम वर्ष के लिए मतलब A के लिए ये हो जाएगा 10,000। अब दूसरे वर्ष के लिए मिश्रधन क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा A1, क्या हो जाएगा आपको, मिश्रधन के बराबर क्या होता है आपको पता है क्या, मिश्रधन के बराबर से सूत्र होता है, मिश्रधन का सूत्र होता है आपका मूलधन में ब्याज जोड़ दिया जाए। अब ब्याज के लिए भी अलग से सूत्र होता है, ठीक। तो ब्याज के लिए क्या सूत्र होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ठीक। तो इसको करना है हमको हल, ठीक। तो कर लेते हैं इसको हल। दूसरे वर्ष के लिए हमको मिश्रधन, ठीक। अब दूसरे वर्ष के लिए तो ये हो जाता है इसका फार्मूला मूलधन धन ब्याज। अब ब्याज के लिए हमारा सूत्र में इसको डायरेक्ट निकाल के रख दे रहा हूँ, है ना। तो ब्याज के लिए होता है क्या, ब्याज बराबर से मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100।
अब मूलधन कितना है भैया हमारा 10,000, ठीक। दर कितनी है, कितने परसेंट से दिया हमने, 8% से दिया, समय 1 साल के लिए सिर्फ, ठीक, बटे 100, 1 शून्य 2 शून्य 1 शून्य 2 शून्य, तो ये हो जाएगा हमारा 800 आ रहा है ब्याज, ठीक। 800 लिख देते हैं हम यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे 10,000 धन 800, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा 10,000 और 800, ठीक। ये हो गया हमारा A2। अब तीसरे वर्ष के लिए, ठीक। अब तीसरे वर्ष के लिए भी आपको ऐसे करके करना है, ठीक। तो अब तीसरे वर्ष के लिए कैसे करेंगे अब हमारा मूलधन ये हो जाएगा, ठीक। तो क्या होएगा, मूलधन धन ब्याज, तो मूलधन कितना है हमारा 10,800, अब ब्याज क्या होगा इसका 10,800 गुणित 8 गुणित 1 वर्ष के लिए हो गया हमारा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, 8 64 का 4 हासिल का 6 864 प्लस 864, तो ठीक 4 6 8 8 16 का 6 हासिल का 1, ठीक। अब हमारा हो गया भैया 11,664, ठीक। 1 पद 2 पद 3 पद, अब चौथा पद, अब तीसरे वर्ष के लिए है ना, चौथे वर्ष के लिए, ठीक। A3, अब हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, अब हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 11,664। अब इसमें ब्याज जोड़ना है हमको, ब्याज निकाल लेते हैं, 11,064 गुणित दर है हमारी 8% की, और ये 1/100। अब इसमें भैया ये क्या होगा, भाग नहीं जाएगा, है ना, ठीक। अब भाग नहीं जाएगा तो ऐसे गुना तो कर लें अभी, फिर उसके बाद देखते हैं भाग कैसा क्या है। इसका गुना 8 चौके 32 का 2 हासिल का 3 6 8 48 और 3 51 का 1 हासिल का 5 6 8 48 और 5 53 का 3 हासिल का 5 8 एकम 8 5 13 का 3 हासिल का 1 8 एकम 8 और 1 9, ठीक। तो इसके बटे में है 100, 2 संख्या के बाद में ये 0, ठीक। तो 933.12, इसको भी जोड़ दो भैया इसमें, ठीक। अब इसको जोड़ेंगे आप तो 0.12 तो इधर ही रहेगा, 4 3 7 का 7 4 3 9 9 6 15 का 5 हासिल का 1 12,597.12 यह है ना। अब इसके लिए अब आपका रहेगा ये होमवर्क, ठीक। मैं श्रेणी लिख दे रहा हूँ और अब आप सर्वांतर निकाल के मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि आपको कहाँ दिक्कत हुई है करके, ठीक। अतः श्रेणी क्या बन जाएगी हमारी, अतः श्रेणी हो जाएगी हमारी 10,000, फिर दूसरा हो जाएगा हमारा 10,800, ठीक। फिर इसके बाद में हमारा हो जाएगा तीसरा क्या 11,664, ठीक। चौथा हो जाएगा हमारा 12,597.12। अब आप सर्वांतर सार्वांतर निकाल के बताएं कि ये AP है कि नहीं है, क्या है, ठीक। ये आपके लिए होमवर्क, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बताएं, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताएं, मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, आपकी उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ। जय हिंद।